बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर 17 का आखिरी टॉपिक पढ़ने लगे हैं, हिस्टैरिसीस लूप। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ होता है दो क्वांटिटीज के बीच में, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इन दो क्वांटिटीज के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो इस तरह की एक शेप आती है जो आपको फिगर में नजर आ रही है 17.18 में। इस तरह का एक ग्राफ जो है वो अपेयर होता है। इस ग्राफ को चूंकि एक लूप की फॉर्म में क्लोज्ड लूप है इसलिए हम इसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और ये ग्राफ जो है ये हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से प्लॉट करते हैं। तो हम इसी ग्राफ को आज स्टडी करेंगे कि किस तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एक सोलिनॉइड लेते हैं और सोलिनॉइड के अंदर अपना रिक्वायर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो प्लेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर। और सोलिनॉइड में से हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट जब सोलिनॉइड में से पास करता है तो ऑब्वियसली सोलिनॉइड की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड एज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम करती है और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सोलेनॉइड के अंदर मौजूद है उसके डोमेन्स को अलाइन करती है, ठीक है। उसकी डोमेन्स को अलाइन करती है तो वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटाइजेशन को हम प्लॉट करते हैं एक एक्सिस पर, ठीक है। करंट हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमने सोलेनॉइड को दिया था, और दूसरा मैग्नेटाइजेशन हो गई कि किस तरह से आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो रहा है या कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसको हम फाइंड करते जाते हैं। ये सीआर ऑटोमेटिकली ये काम करता है। फिर उसके बाद जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो एक पॉजिटिव साइकिल होगा एक नेगेटिव साइकिल होगा। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके डोमेन्स ने अब रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होगा तो उस वक्त की मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन जो है उसको भी हम प्लॉट करते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स मिलाकर आपके पास एक क्लोज्ड लूप बन जाता है इस तरह का, जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। अब इस हिस्टैरिसीस लूप को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाने लगी हूँ, फिगर दिखाने लगी हूँ। ये देखें, इसके इस पोर्शन में, अपर पोर्शन में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट नजर आ रहा है, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन में आपको हिस्टैरिसीस लूप नजर आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर आपके पास करंट है और वाई एक्सिस पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम करंट की वेरिएशन देखते जाते हैं और साथ साथ इस लूप की वेरिएशन देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करंट जीरो से इंक्रीज होते होते अपनी मैक्सिमम या पीक वैल्यू तक पहुंचता है। तो चूंकि करंट मुसलसल चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस वजह से इससे पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, लिहाजा ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी सोलिनॉइड की उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जाहिर है जब एक्सटर्नल फील्ड मैक्सिमम होगी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि सोलिनॉइड के अंदर रखा हुआ है उसकी मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम होगी। तो इसको एक डॉटेड लाइन से ये शो किया गया है। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है सोलिनॉइड की और इसी तरह मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपकी मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम हो गई यहाँ ए पॉइंट तक, ठीक है। फिर उसके बाद ए पॉइंट से करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होती है, लिहाजा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज होना शुरू होती है और इसी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो भी डिक्रीज होती है। तो आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते 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 ये यहाँ पर पहुंच जाती है। इस पॉइंट पर आकर आपका जो करंट है वो जीरो हो गया आर पॉइंट पर आकर।
लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं करंट जीरो होने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड की खास वैल्यू मौजूद है। ये देखें, बी एक्सिस पर आपके पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पर जीरो, यानी कि करंट जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मौजूद है। तो होता ऐसे है कि जब करंट डिक्रीज करते करते जीरो आता है तो करंट के जीरो होने के बावजूद कुछ डोमेन्स जो हैं वो अलाइन रहती हैं, ठीक है। उन अलाइनमेंट की वजह से आपके पास मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है। तो इस वजह से ये जो कर्व है ये जीरो पर नहीं गया बल्कि एक खास वैल्यू जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि करंट रिवर्स डायरेक्शन अटेन कर लेता है। रिवर्स डायरेक्शन में ये इंक्रीज करते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आर पॉइंट से आपका करंट जो कि डिक्रीज हो रहा है अब नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज होते 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 एक खास पॉइंट ऐसा आता है, करंट की एक खास वैल्यू आती है जहां पे वो जो थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन बची थी ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये देखें, ये इस पॉइंट को सी लेबल किया हुआ है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी जनरली आप सिर्फ ग्राफ समझें। ये खास वैल्यू आती है करंट की जिसको हमने सी से डिनोट किया गया है। इस खास वैल्यू के ऊपर वो जो थोड़ी बहुत मैग्नेटाइजेशन बची थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है, ठीक है। मजीद जब अब डी तक पहुंचते 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 आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो दोबारा से बढ़ जाती है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि अगर पहले डोमेन्स राइट की तरफ अलाइन थी तो अब डोमेन्स लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगी, ठीक है, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेंगी जो कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है नेगेटिव साइकिल में, ठीक है। उसके बाद दोबारा से करंट डिक्रीज होता है नेगेटिव साइकिल में और होते होते जीरो हो जाता है। इसी तरह से आपका जो चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो जो रिवर्स डायरेक्शन की मैग्नेटाइजेशन है वो भी डिक्रीज होते 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 और अल्टीमेटली वो जीरो हो जाती है, ठीक है। आप दोबारा से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे करंट जीरो हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर ये जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है यहाँ पर करंट जीरो हो चुका है लेकिन अभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन मौजूद है। तो जब आपके पास नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा वो पॉजिटिव साइकिल जो है उसके खास करंट की वैल्यू पर वो फुली डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अब पॉजिटिव साइकिल में जाकर किसी करंट की वैल्यू पर डीमैग्नेटाइज होगा। फिर उसके बाद दोबारा से जब आप पीक वैल्यू तक पहुंचते हैं यानी कि जीरो से ए तक पहुंचते हैं तो दोबारा से मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह ऑल्टरनेटिंग करंट की वेरिएशन के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन जो है वो चेंज होती रहती है और इस तरह से हमारा हिस्टैरिसीस लूप बनता है। हिस्टैरिसीस का मतलब जो है वो डिले होता है, ठीक है। डिले से मुराद ये है कि कोई काम जो है वो डिले हो गया है। तो इस लूप को हिस्टैरिसीस लूप का नाम भी इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पीक वैल्यू पर करंट की पीक वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैक्सिमम थी ए पॉइंट पर ना, लेकिन जब ऑपोजिट पीक वैल्यू आती है, जब जीरो हो जाता है करंट अपने एक साइकिल के अंदर तब मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती। मैग्नेटाइजेशन थोड़ी देर बाद जाकर करंट की किसी और वैल्यू पर जीरो होती है। तो ये जो डीमैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटाइजेशन में एक डिले आ रहा है, उसूलन तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पर फुली मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल तो जीरो पर फुली डीमैग्नेटाइज भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, एक डिले आ रहा है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, तो इस डिले की वजह से इस लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करते हैं वन बाय वन। ग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से बनता है। तो अब हम वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। हिस्टैरिसीस, फर्स्ट पॉइंट इज हिस्टैरिसीस। ये आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाई गई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखा दूं डिस्कस करने से पहले। ये देखें, ये ग्राफ बना हुआ है,
ठीक है, अब इस ग्राफ के रिस्पेक्ट से हम अपने ये पॉइंट्स जो हैं वो स्टडी करने लगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज हिस्टेरेसिस। इस पॉइंट में आपको बताएंगे कि हिस्टेरेसिस क्या चीज है, ठीक है। द पोर्शन ओ ए ऑफ द कर्व, वो जो डॉटेड लाइन वाला पोर्शन था उसकी बात कर रहे हैं, इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मैग्नेटाइजेशन करंट आई इज इंक्रीज्ड एंड ए आर इज द पोर्शन व्हेन द करंट इज डिक्रीज्ड। तो ये हमने अभी स्टडी किया, ओ ए वो वाला पोर्शन है जब करंट इंक्रीज कर रहा है, और ए आर वो वाला पोर्शन है जब करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। It may be noted that the value of flux density, अब flux density से मुराद मैग्नेटिक फील्ड ही है या मैग्नेटाइजेशन ही समझ लें, ठीक है। It may be noted that the value of flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than when it is increasing. It means magnetism lags behind the magnetizing current. तो इस पॉइंट का मतलब वही हुआ जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जब करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन उस मैग्नेटाइजेशन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। उस मैग्नेटाइजेशन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, यानी कि सैचुरेशन लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन जब करंट डिक्रीज करता है तो मैग्नेटाइजेशन की अमाउंट फुली डीमैग्नेटाइज नहीं होती, ठीक है। करंट जीरो हो जाता है लेकिन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन जो है वो अभी भी रिटेन करती है, ठीक है, मौजूद रहती है। तो हम कहते हैं कि करंट पहले ही जीरो हो गया है और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन बाद में जीरो हो रही है। तो इस वजह से लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज हिस्टेरेसिस। वो जो डिले मैंने आपको बताया था ना, उसकी वजह से इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये हिस्टेरेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सैचुरेशन। अब हिस्टेरेसिस वैसे आपको आप समझते हैं जनरली डिफाइन किया गया है कि हिस्टेरेसिस है क्या। अब हम इस ग्राफ के पार्ट्स को स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो सैचुरेशन वाला है। उसमें क्या हुआ था, देखें, जब करंट इंक्रीज हुआ था और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा था तो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म इंक्रीज होते 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 अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच गई थी या सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गई थी। Magnetic flux density increases from zero and reaches a maximum value. At this stage, the material is said to be magnetically saturated. सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो मैक्सिमम होगा। तो हम कहते हैं कि मटेरियल इज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, राइट। थर्ड वन इज रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। अब रिमेनेंस, जैसे आपको एक रिमेनिंग वर्ड यूज करते हैं, उससे रिमेनेंस का थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा होगा कि कोई चीज रिमेनिंग है। तो वो यही वाली चीज डिस्कस करेंगे कि ए से आर पॉइंट तक सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होती है, मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, बल्कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बाकी रहता है, ठीक है। When the current is reduced to zero, the material still remains strongly magnetized, represented by point R on the curve. ये वाला कर्व, ये देखिए, ये पॉइंट R है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। It is due to the tendency of domains to stay partially in line once they have been aligned, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिमेनेंस और रिटेंटिविटी, ठीक है। थर्ड वन इज कोएर्सिविटी। अब कोएर्सिविटी क्या होगी, ये हमने देखा था कि आर से इस पॉइंट सी तक जो है वो करंट की किसी भी वैल्यू पर, ऑपोजिट साइकिल में करंट की किसी भी वैल्यू पर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटाइजेशन जो है वो फुली जीरो हो रही है। ये जो करंट है जिस पर ये फुली डीमैग्नेटाइज हो जाता है मटेरियल, उस करंट को हम कोएर्सिव करंट कहते हैं। और इस फिनोमेना को जिसमें वो फुली डीमैग्नेटाइज हो गए हैं उसको हम कोएर्सिविटी कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, the magnetizing current is reversed and increased to reduce the magnetization to zero. This is known as coercive current.
रिप्रेजेंटेड बाय C ऑन द कर्व, ठीक है। तो करंट की वो वाली वैल्यू जो मटेरियल को फुली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कराती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कोर्सिव करंट है। The coercivity of steel is more than that of iron, as more current is needed to demagnetize it. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टील जो है वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। इसकी डोमेन्स मुश्किल से अलाइन होती हैं और मुश्किल से ही उसकी अलाइनमेंट जो है वो खराब होती है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि वो मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है और मुश्किल से ही डीमैग्नेटाइज भी होते हैं। तो वही बात की गई है कि स्टील जो है, क्योंकि वो मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होता है, तो जाहिर है उसके लिए ज्यादा करंट की जरूरत होगी उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो कोर्सिव करंट फॉर स्टील इज मोर देन दैट ऑफ आयरन। तो उसके लिए ज्यादा करंट, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए स्टील को ज्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। Once the material is magnetized, its magnetization curve never passes through the origin. तो ये आप देख लें, अब फेरोमैग्नेटिक, कोई सा भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो वो हमेशा यही कर्व फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी डोमेन्स जो हैं वो पार्शियली अलाइन रहती हैं, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी अलाइनमेंट थोड़ी देर तक स्टे करती है जब तक कि उसको वो कोर्सिव करंट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जाहिर है इस कर्व ने ऐसे ही आना है, ये कभी भी आपको ओरिजिन में से पास करता हुआ नहीं गुजरेगा, ठीक है, कभी भी ओरिजिन में से पास करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कोर्सिव करंट जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये कर्व हमेशा यही पाथ फॉलो करता है। तो यही लिखा हुआ है कि मैग्नेटाइजेशन कर्व, या जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप कह रहे हैं, वो कभी भी ओरिजिन में से पास नहीं करता। इंस्टेड इट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप ACDC' which is called as hysteresis loop, ठीक है। ये वाला इस तरह का लूप जो है वो हमेशा बनाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इस लूप का आप फिलहाल इसको विड्थ ही कहें, विड्थ या लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन इसकी शेप जो है वो यही रहती है, ठीक है। अब ये जो विड्थ और लेंथ मैंने बोला, इसको भी अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अब हमारे एरिया ऑफ द लूप की तरफ। अच्छा, अब एरिया ऑफ द लूप जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, ठीक है। और ये हमें क्या क्वांटिटी देता है ये अब हमने देखना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। The area of the loop is a measure of the energy needed to magnetize and demagnetize the specimen during each cycle of the magnetizing current. तो एरिया ऑफ द लूप आपको क्या दे रहा है, ये आपको उस करंट की उस एनर्जी की अमाउंट देता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए और डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और ये एक करंट के एक साइकिल के अंदर आपको एनर्जी की अमाउंट बताएगा कि कितनी एनर्जी जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज हो गया, ठीक है। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन्स। तो जाहिर है एनर्जी क्यों यूज हो रही है, क्योंकि जो उसके डोमेन्स है उसके ऊपर वर्क करना है, उसको अलाइन करने के लिए। दिस वर्क लाइक all work that is done against the friction is dissipated as heat, ठीक है। तो जब भी हम वर्क डन करते हैं हमें पता है कि एनर्जी अगर वर्क डन अगर अगेंस्ट फ्रिक्शन है तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करवाता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, इसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है। ग्राफ जो बनता है, जो ये लूप बनता है, उसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, और जो एनर्जी डिसिपेट होती है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है। ये हिस्टैरिसीस लॉस हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको कहा था कि हम ये आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि वहां ट्रांसफार्मर में हमने आयरन कोर यूज की थी, ठीक है। तो उस आयरन कोर के डोमेन्स अलाइन और डी अलाइन करने के लिए जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी, बेसिकली वो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस लॉस था, ठीक है। Hard magnetic materials like steel cannot be easily magnetized or demagnetized, हम डिस्कस कर चुके हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को
ज्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है मैग्नेटाइजेशन के लिए, और इसी तरह ज्यादा कोएर्सिव करंट रिक्वायर्ड होता है फुली डीमैग्नेटाइज होने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जाहिर है कि उनका ये जो वाया है वो बहुत ज्यादा होगा, इधर भी करंट की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है, और इधर भी कोर्सिव करंट की अमाउंट ज्यादा होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा वाइड लूप बनता है इसका, जैसे कि आपको ऊपर बना नजर आ रहा है। ठीक है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनका हिस्टैरिसीस लूप आपको थोड़ा सा वाइड नजर आएगा। चलिए जी देखते हैं इसको। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्टील कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड, सो दे हैव लार्ज लूप एरिया as compared to soft magnetic material such as iron which can easily be magnetized। ठीक है, तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है वो जल्दी से अलाइन और डी अलाइन हो जाती है ना उनकी डोमेन्स, इस वजह से उनको थोड़ा करंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपको इसका बड़ा स्मार्ट सा हिस्टैरिसीस लूप नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एरिया ऑफ द लूप for soft magnetic material is smaller as compared to the area of the loop for hard magnetic materials। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टैरिसीस लूप बनेगा उसका एरिया ज्यादा होगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो लूप बनेगा उसका एरिया कम होगा। ठीक है, और उसके रीजन क्या है कि करंट की अमाउंट जो है वो वेरी करती है दोनों के लिए। Suitability of magnetic material for different purposes can be studied by taking the specimen through a complete cycle and drawing the hysteresis loop। अब ये जो hysteresis loop है इसका यूज क्या है ये समझ लें कि ये अब हम पढ़ने लगे हैं। हम कोई भी काम करने लगे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, तो हमें कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, ये हिस्टैरिसीस लूप हमें ये स्पेसिफाई कर देता है कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और कौन सा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अ मटेरियल विद हाई रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोएर्सिव फोर्स would be most suitable to make a permanent magnet। अच्छा, अब नोट करें हाई रिटेंटिविटी और लार्ज कोएर्सिव फोर्स, यानी कि रिटेंटिविटी किस मटेरियल में ज्यादा होगी और कोर्सिव करंट किस मटेरियल में ज्यादा होगा। ऑब्वियसली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में, ये देखिए कोर्सिव करंट भी ज्यादा है और रिटेंटिविटी भी ज्यादा है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा होगी ना। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हमने पढ़ा था कि अच्छे परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं क्योंकि उनकी डोमेन्स देर से तो अलाइन होती हैं लेकिन उनकी डीमैग्नेटाइजेशन भी देर से होती है, ये परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। तो वही लिखा हुआ मटेरियल with high retentivity and large coercive force would be most suitable to make a permanent magnet। The cores of electromagnets used for alternating currents, where the specimen repeatedly undergoes magnetization and demagnetization, should have narrow hysteresis curve of small area to minimize the waste of energy। दूसरी एग्जाम्पल, ये पहली एग्जाम्पल तो हो गई परमानेंट मैग्नेट की, दूसरी हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अब जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें से जब आपके पास करंट पास करता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो जाहिर है हमें उसके लिए ऐसा मटेरियल चाहिए होगा कि थोड़ा सा भी करंट पास करे तो वो मैग्नेट बन जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़े से करंट पास करने से जो चीज जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाती है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सूटेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो हम जब भी हमने कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है हम उसका हिस्टैरिसीस लूप बनाते हैं, उसके बाद उसका एरिया देखते हैं। तो अगर हम एरिया कम है तो इसका मतलब है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसको हम अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन में यूज कर लेते हैं। और अगर नहीं तो फिर जो वाइड एरिया वाला या ज्यादा एरिया वाला लूप है जिस मटेरियल का, उस मटेरियल को हम यूज कर लेते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरह से हम हिस्टैरिसीस लूप की बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल किस एप्लीकेशन में यूज होना है। ठीक है, तो ये था हिस्टैरिसीस लूप और इसकी अफादियत और इसका यूजेज कि ये किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।